हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी बाय डीसी सर। आज हम इस वीडियो में एक विशेष बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे एमपीपीएससी 2025 की तैयारी करने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम पिछले 2-4 सालों से फेल क्यों हो रहे हैं, या जो पास भी हो रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कि हम क्यों पास हो रहे हैं। एक्चुअल जो रियल कंडीशन होती है तैयारी करने की, उसके क्या क्या चरण होते हैं, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है, और क्या तैयारी या कैसी तैयारी की जाए तो परफेक्ट सिलेक्शन की गारंटी होती है, इन सब बातों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम ले लेते हैं। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल बिंदु पर आते हैं। एमपीपीएससी 2025 की तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। ये उनके लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें पोस्ट भी बहुत सारी होंगी, जिसमें सिलेक्शन भी आसान होगा, क्योंकि उनको टाइम भी सफिशिएंट मिल गया। पीएससी ने पहले से बता दिया है कि भाई मैं 16 फरवरी को पेपर लेने वाला हूं। अब ऐसी स्थिति में परीक्षा की तैयारी तो बहुत सारे चरणों से होती है। एक साधारण स्टूडेंट उन सब बातों को किए बिना, सोचे बिना, समझे बिना भेड़ चाल जैसा चलने लगता है, और फिर जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो मायूस होकर के बैक टू स्क्वायर वन, मतलब जहां से चला था वहीं पहुंच जाता है। मैं उन सभी लोगों को, उन सभी स्टूडेंट्स को, उन प्यारे बच्चों को जो कि इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उन सबको ये विशेष बात बताना चाह रहा हूं कि बच्चा एक छोटा सा काम, अगर मैं एक उदाहरण लूं कि साइकिल की पंचर जोड़ने का, तो वो काम भी अगर बिना प्लानिंग के, बिना सही औजारों के, बिना व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो या तो हम गाड़ी में बहुत ज्यादा टाइम लगा लेंगे, अगर मेरे पास उस पंचर को जोड़ने के लिए जो औजार होते हैं वो नहीं है, या फिर मुझे जो ज्ञान चाहिए, जो तरीका होता है वो नहीं है। इवन मैं बहुत छोटी सी बात बोलूं कि चाय बनाना, तो चाय बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है। अगर हम उसको नहीं फॉलो करते तो हो सकता है कि दूध फट जाए, या हो सकता है कि कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाए, हमारा चाय का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम छोटा सा काम जो कि चाय बनाने जैसा है वो अगर अच्छे से नहीं कर सकते, या उसमें सफल नहीं हो सकते बिना प्लानिंग के, विभिन्न चरणों को फॉलो किए, तो हम इतना बड़ा जो कि हमारी जिंदगी को बदलने वाला डिसीजन है, काम है, हमारी पीएससी की तैयारी, प्रीलिम्स परीक्षा की, उसको बिना सोचे समझे कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे उस काम को कर सकते हैं। ये हो हल्ला मचाना, ये बहुत सारी किताबें खरीद लेना, बहुत सारे नोट्स खरीद लेना, पचासों वीडियो यूट्यूब पर देख लेना, क्या इन सब से आप पास हो जाएंगे? नहीं। आपका सिलेक्शन होगा खुद के द्वारा बनाए गए प्लान से, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की कमियां, हर एक स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होती है। एक बच्चे को उसके खुद के लिए खुद का प्लान चाहिए होता है, जो उसको उसके जीवन में सफल बनाता है। आज इसी पर बात कर रहा हूं। परीक्षा की तैयारी के बहुत सारे चरण होते हैं। अब आज हम उन चरणों पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से चरण होते हैं। उनको हम इन शॉर्ट आप सबको समझाने के लिए दो भागों में बांट लेते हैं। ऐसे चरण जो कि, या ऐसे काम जो कि हमें करने चाहिए, अर्थात क्या क्या किसी स्टूडेंट को करना चाहिए। दूसरा वाला पार्ट है कि क्या क्या स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। हम लास्ट में उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो इस बात को कि क्या क्या करना चाहिए, इसे मैं 10 स्टेप्स वेरिफिकेशन या 10 स्टेप्स प्रोसीजर कहता हूं। बहुत आसान है ये, लेकिन अगर आपने इस काम को नहीं किया तो 1.5 महीने 1 महीने की तैयारी के बाद आपको ये फील होगा कि मेरा इतना सिलेबस बच गया, इतना रह गया, इतना पढ़ना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एग्जाम के 5 दिन पहले तक बच्चों को ये कहते हुए सुनते हैं कि ये वाला फलाना पोर्शन नहीं पढ़ पाए, ये वाले फलाने पोर्शन के नोट्स नहीं है, ये वाला फलाना पोर्शन पास याद नहीं है, एमसीक्यू लगाए नहीं है, टेस्ट दिया नहीं है, और ये सब बातें आपके कॉन्फिडेंस को जीरो करती है। पचासों ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर एग्जाम के टाइम पे सब भूल जाते हैं। अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखा और इन 10 स्टेप्स को पूरी तरह फॉलो किया, स्टैम्प पर लिख करके देता हूं, एग्जाम में हर बार जो होता है, हर बार जो होता है वो इस बार नहीं होगा। एग्जाम के आने पर एग्जाम फोबिया के कारण जो आप भूल जाते हो वो इस बार नहीं होने दूंगा।
इस बार आपके साथ ऐसा कोई घटना घटित नहीं होगा। 10 स्टेप्स बता रहा हूं कि कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करने या उन 10 स्टेप को पूरी तरह फॉलो करने पर एग्जाम नाम का कोई डर होगा ही नहीं। चलिए पहली स्टेप को समझते हैं। स्टेप 1 कहती है कि हमें सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज को करने जा रहे हैं, हम पीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, इस पीएससी की तैयारी करने के पहले चरण में हमें वो याद हो जो हमें करना है। देखिए बच्चों, इस YouTube की दुनिया में इतना सारा ज्ञान YouTube पर अवेलेबल है, और वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जो 4-4 बार प्रीलिम्स फेल हो चुके हैं, 10 बार तक प्रीलिम्स फेल हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी प्रीलिम्स निकाला ही नहीं या मेंस निकाला नहीं, वो 850 नंबर मेंस में कैसे लाना है इस बात की स्ट्रेटेजी बताते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातें वो कैसे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये बात समझनी है कि भाई जो व्यक्ति उस काम को करके निकाल चुका है किसी पोस्ट पे, उससे इस बात को समझने की कोशिश करनी है। देखिए समझा वो भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत लंबे समय से अनुभव प्राप्त किया है, लेकिन क्या हम उस अनुभव को पूरी तरह ग्रहण करने की स्थिति में हैं, या क्या हम इस स्थिति में चांस लेने को तैयार हैं? नहीं। तो पहली स्टेप हम कॉमन बात कर रहे हैं कि केवल और केवल कोई भी स्टूडेंट तैयार करे तो उसको पहली स्टेप में सिलेबस अपनी टेबल पर होना चाहिए, टेबल पर फाड़ कर चिपका लो उसको, सिलेबस को अच्छे से घोट डालो। नींद में उठा करके अगर आपसे कोई पूछे कि सिलेबस याद है, तो आप वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते करते दिखाई दो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आज की तारीख में ऐसा हो गया है। 2022 तक के जो पेपर्स होते थे उनमें ऐसा होता था कि किस यूनिट से कितने नंबर का सिलेबस आ जाएगा पूछ लिया जाएगा, किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश कितना आ जाएगा किसी को नहीं पता। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाएंगे किसी को नहीं पता। सिलेबस आउट ऑफ हो जाएगा या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाएंगे किसी को नहीं पता। लेकिन अब 2022 के पेपर से 23-24 के इन 3 पेपर से हमें ये क्लियर हो चुका है कि पीएससी केवल और केवल सिलेबस से प्रश्न पूछती है, केवल और केवल सिलेबस ही हमें पढ़ना है, केवल और केवल हर एक यूनिट के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। और दूसरी बात, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं याद रखना, ना कोई काम की बात, ना कोई करेंगे हम उस विषय में चर्चा, क्योंकि वो आता ही नहीं है। हर यूनिट से 10 नंबर का पूछा जाना है ये भी फिक्स हो चुका है। पिछले 3 पेपर एक्सट्रीम उदाहरण है इस बात के कि हर यूनिट से 10 पूछा गया है। पहली बात, सिलेबस को अच्छे से याद कर लें आप। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपको ये पहला स्टेप है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। दूसरे पे चलते हैं। सिलेबस में कहां क्या लिखा हुआ है वो भी आपको याद हो। आपको ये याद उंगलियों पर गिनने योग्य होना चाहिए कि इतिहास में 4 पार्ट दिए हैं। संकल्पना, विचार, फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, फिर सांस्कृतिक और फिर स्वतंत्रता की बातें। हमें ये चारों चैप्टर अपने दिमाग में रटे हुए होने चाहिए। ये भी हो कि कहां से क्या क्या आता है वो आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये सिलेबस का पॉइंट वर्ड टू वर्ड रटा हुआ होना चाहिए। हर एक यूनिट के, ऐसा नहीं सिलेबस को रट लेने का मतलब है केवल एक यूनिट रटना। 10 की 10 यूनिट का पूरा सिलेबस वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। एक भी ऐसी बात नहीं पढ़नी जो सिलेबस में नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस 10 यूनिट का हमें अच्छे से याद हो। स्टेप सेकंड पर चलते हैं। स्टेप सेकंड क्या कहती है? स्टेप सेकंड कहती है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स रहे हैं, जो पिछले 3, 4, 5 सालों के पेपर्स हैं, और अगर आप इतना नहीं कर सकते तो केवल एक 2024 का पेपर उठा लो। 2024 के पेपर का फायदा ये है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वो पूरा सेम सिलेबस से आया हुआ है। 23 का उठाएंगे तो आपको फिर सिलेबस में टॉपिक मैच करके देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप में इतना टाइम ना हो, क्षमता ना हो, आप केवल 2024 का पेपर उठाओ, पुराने पेपर को अच्छे से रीड करो। याद है हमने दिया था, हम फेल हुए थे, हम पास हुए थे, जो भी हुए, लेकिन एग्जाम के दिन जब अब हम ये एग्जाम देकर बाहर निकलें तो हमारे दिमाग में केवल एक बात होनी चाहिए कि मेंस की तैयारी कहां, कैसे, किसके साथ करनी है। दूसरा कोई भाव ना हो। अगर आप ये विचार अपने मन में उस समय लाना चाहते हैं 16 फरवरी को, तो पहला चरण, दूसरा चरण सेम कॉपी करिए, पेपर को फिर से उठाइए, रीड कीजिए, पूछे गए सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करें कि क्यों पूछा गया, कहां से पूछा गया, क्या कहना चाहता था एग्जामिनर, वो हमसे यही प्रश्न क्यों पूछा, इस बात पर फोकस करें। हम एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। हमारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि G20 का
पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ? बहुत आसान प्रश्न था। ये क्यों पूछा गया हमसे? इसके पूछे जाने का कारण अगर हम पता करें तो 2023 में भारत विश्व के केंद्र में रहा और G20 की अर्थव्यवस्था या G20 समूह जो कि पूरे विश्व के सबसे बड़े समूह में से एक है, उसका शिखर सम्मेलन भारत में होता है। और उसके भी कुछ शिखर सम्मेलन जैसे एक खजुराहो में, एक इंदौर में, ऐसे कुछ शिखर सम्मेलन इंदौर में होते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में होते हैं। तो क्यों ना एग्जामिनर इस प्रश्न को हमसे पूछे जब भी G20 की पूरे साल भर चर्चा होती रही, क्योंकि साल भर इसके शिखर सम्मेलन पूरे भारत में होते रहे अलग अलग स्थानों पर, तो एग्जामिनर का इस प्रश्न को पूछना बनता है। इसको और अच्छे उदाहरण से देखें कि ये हमारे अंदर इस बात का एनालिसिस समझ होनी चाहिए कि भाई अगर गुरु नानक की 555वीं जयंती नवंबर 2024 में इस साल अगर मनाई जाएगी, कौन सी जयंती? 525वीं जयंती। तो भाई 525वीं जयंती में अगर कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया, मोदी जी वहां पहुंच गए, तो क्या वो हमसे गुरु नानक का उपनाम या उनके द्वारा चलाई गई संस्था या संघ का नाम या उनका जन्म स्थान या उनकी कोई कोई विशेषता पूछ सकता है? तो जैसे गुरु नानक में वो प्रश्न पूछा जा सकते हैं, वैसे ही G20 शिखर सम्मेलन में ऐसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जब हम देखिए, ये है तो करंट अफेयर्स का प्रश्न, लेकिन करंट में उसने इकोनॉमिक्स के जो संगठन है वहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब करंट से प्रीवियस को कैसे समझना है वो भी आपके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी होनी चाहिए, ये समझ हमें अपने अंदर विकसित करनी है। तो मैं ये जो स्टेप सेकंड आपको बता रहा था कि हमें पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, पेपर के एक एक प्रश्न पर बात करनी है, वहां एक एक बात को समझना है, क्योंकि सिलेबस पढ़ना अगर बहुत आसान होता है या उसको पढ़कर कोई पास हो जाता तो फिर ये बहुत आसान था परीक्षा। नहीं भाई, सिलेबस तो खूब बड़ा है, क्योंकि जहां इतिहास बोल दिया वहां इतिहास में सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें ये समझना है कि वो कहां से कौन से प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 पर हम चलते हैं। स्टेप 3 में क्या कहा जा रहा है? परीक्षा के पैटर्न को समझ करके, देखो हर बार परीक्षाएं अलग अलग टाइप की होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2017 में, 15 में, 16 में जो प्री की परीक्षा हुआ करती थी, वहां स्पोर्ट्स 10 नंबर 12 नंबर का पूछा जाता था। 18, 19, 20 में जो परीक्षाएं हुई वहां आयोग 10 से 12, 15 नंबर तक का पूछा जाता था। एक बार तो 19 नंबर के आयोग पूछ लिए गए। परीक्षा का वो एक पैटर्न था, 2-3 साल तक एक यही पैटर्न कॉपी होता है, 3-3, 4-4, 5-5 साल तक कॉपी होते हैं पैटर्न्स। तो जब ये पैटर्न अभी नया नया आया है, हमारा सिलेबस ही 2024 में आया है, जिससे अभी केवल एक पेपर हुआ है, तो हमें इस बात का तो डर ही नहीं कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न तो आया ही अभी है, ये तो पहला साल है उस पैटर्न का। 24 में आया, 25 उसका दूसरा साल है, मतलब अभी दूसरी परीक्षा होनी है। तो जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उसे बहुत अच्छे से समझना है, वहां से एक एक की पॉइंट्स निकालना है। जैसे मैं आपको एक की पॉइंट बताऊं, बहुत वेराइटीज के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, जो प्रश्न हमेशा से आ रहे हैं वही आ रहे हैं। अब इस साल देख लो, फॉरेस्ट के एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जीएस पार्ट पूछा जाता है वहां से उठा करके देख लो, आपको सब चीजों में सिमिलरिटीज नजर आएगी कि इसमें 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 सब में एक जैसे प्रश्न बन रहा है। अगर उसने एक जगह पूछा ब्रह्म समाज की स्थापना, तो दूसरी जगह आर्य समाज की स्थापना, तीसरी जगह वेदांत कॉलेज की स्थापना। तो इस प्रकार की सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी पेपर में, और यही सिमिलरिटीज हमें समझ करके एक लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट में आप जो कंटेंट लिखेंगे उसे पूरी तरह घोट डालना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने जो 100 टॉपिक निकाल लिए, 50-60 टॉपिक निकाल लिए वही आ जाएगा। मैंने 2024 का प्रीलिम्स परीक्षा आज भी हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चेक किया जा सकता है, मैंने वहां 45 चैप्टर्स की एक लिस्ट बना करके आखिरी के 10 दिनों में मेरे बच्चों को कहा था कि आप ये घोट लो, अब बहुत खूब मत पढ़ो, अब ये घोट लो। और उस 45 की लिस्ट में से 37 के आसपास, मैं तो 34 समझ रहा था, मुझे कल बच्चे ने एक में 3 प्रश्न और निकाल करके दिए कि ये भी, तो 37 के आसपास प्रश्न सीधे उस लिस्ट में से आ गया। अगर मान लो किसी बच्चे ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी और उसने केवल उन 10 दिनों में ये टॉपिक अगर रट लिए थे, तो उसके 37 प्रश्न तो सीधे सीधे एकदम करेक्ट हो जाने हैं। तो अगर 45 में से 37 आ सकते हैं, तो 100 में से 70-80 तो आ ही सकता है। और हम कौन सा आपको ये कह रहे हैं कि केवल ये पढ़ो, नहीं, ये रट लो, घोट लो, इनको एकदम मतलब पी जाओ। बाकी का जो पढ़ना है वो हम पढ़ ही रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग।
वो हमें क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है। सबसे प्रायोरिटी, सबसे प्राथमिकता हमें इन पॉइंट्स को देनी है। मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि भैया एग्जाम में अब हर साल ये पैटर्न चल रहा है, हर एग्जाम में देखा गया कि एक कोटेशन पूछा जाएगा। कहीं वो महात्मा गांधी का कोटेशन पूछ ले, कहीं वो के एम मुंशी का कोटेशन पूछता है, कहीं वो भीमराव अंबेडकर का कोटेशन पूछता है। एक एग्जाम में एक पैटर्न जरूर देखा गया है कि कोटेशन जरूर आएगा। हर एग्जाम में ये जो बुक्स हैं, जो प्राचीन भारत के इतिहास में लिखी गई किताबें, वो जरूर पूछी जा रही हैं। अब देख लीजिए, पिछले हमारे 2014 के प्रीलिम्स परीक्षा में आधुनिक भारत में लिखी गई ये किताब दुर्गेश नंदिनी के बारे में पूछ लिया। ये पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को समझना है। हर एग्जाम में आजकल पैटर्न चल रहा है, एक प्लेयर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। प्लेयर एक कौन सा क्या खेलता है, या किस क्या, ये यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा प्लेयर क्या खेलता है। आप पिछले 4-5 साल का एनालिसिस करके देखिए, ये ट्रेंड चल रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक साल ऐसा नहीं गया पिछले 5 सालों में जब उसने संविधान संशोधन पर प्रश्न नहीं पूछा हो। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें जनगणना एक मेन टॉपिक बना हुआ है। जनगणना से पिछले परीक्षा में 2 प्रश्न थे। अगर कोई बच्चा बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है और उसने केवल जनगणना भी पढ़ ली होती तो 2 टॉपिक, 2 क्वेश्चन तो क्लियर थे ही थे। अगर उसने ऐसे ही 20, 25, 30 टॉपिक, 40 टॉपिक बहुत अच्छे से याद कर लिए, कभी साल भर पढ़ाई नहीं की, केवल एक दिन में 50 टॉपिक, 40 टॉपिक की लिस्ट बना करके घोंट लिए, एक ही दिन में हो जाएगा पूरा, कोई बहुत लंबी बात है नहीं। तो अगर इतना भी कर लिया तो एग्जाम में पास होने के चांस बन जाते हैं। बहुत आसान है एग्जाम पास होना, हमें समझना होगा। आप लोगों को ये साइड में मेरे यहाँ दीवार है वो दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन यहाँ इस दीवार को अगर मैं इस तरीके से हाथ से, या इस बोर्ड को मैं इस तरीके से हाथ से अगर वजन दे करके धकाने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा मुझसे ये। मुझे इसको, इस दीवार को अगर तोड़ना है तो हथौड़े पर ताकत लगानी पड़ेगी। हथौड़ा जब इस पर, देखिए मैं इस दीवार को ऐसे लगाता हूं और 10 न्यूटन का पावर लगा दूं तो भी ये दीवार को कुछ नहीं होना है। अगर यहीं पे मैं एक हथौड़ा ले लूं और उस हथौड़े पर मैं 2 न्यूटन का भी पावर लगाऊंगा ना, या बल लगाऊंगा, तो वो इस दीवार को तोड़ देगा। हमें ये समझना है कि मैं 10 न्यूटन लगाकर भी नहीं तोड़ पा रहा हूं, 2 न्यूटन लगाकर चीज हो रही है, आसान हो रही है। यही तो है। आपको लगता होगा ना कि आप ही के बीच में से कोई बच्चा जो साल भर पढ़ाई नहीं कर रहा था, अब उसका प्री निकल गया। भाई कैसे निकल गया? ऐसे निकल गया कि आप लगा रहे थे 10 न्यूटन इस दीवार पर, वो लगा रहा था 2 न्यूटन उस हथौड़े पर, और हथौड़े ने दीवार तोड़ दी। बड़ा आसान है, फिजिक्स ने ये समझा रखा है कि बल उसी दिशा में लगाओ जहां से प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। यहां हमें नंबर जहां मिलेंगे वहीं तो ताकत लगानी है। फालतू कहीं पर ताकत लगाए जा रहे हो, परिणाम मिल नहीं रहा है। 5-5 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि हमने खुद के दम पे कुछ करने का सोचा ही नहीं। हम जाते हैं यूट्यूब, 5 वीडियो देखते हैं, फलानी फलानी स्ट्रेटेजी, और देख ली, और फिर शांत। फिर कुछ सुन लिया, फिर शांत बैठ गए। फिर कहीं से कुछ सुना, फिर शांत बैठ गए। अरे करो दादा, खुद के करने से होता है, ऐसे वीडियो वीडियो देखने से। मेरा वीडियो भी देख लोगे तो कौन सा तुम्हारा पीएससी निकलना है? नहीं। अगर ये वीडियो देखने के बाद कर लिया ना, ये मैं लिख कर दे रहा हूं, स्टाम्प लेकर आओ 100 रुपए का, और मैं उस पर लिख करके देने को तैयार हूं कि निकलेगा। अब ये कर लिया ना तो निकलता है। सुन लेने से, किसी महान विद्वान का भी ज्ञान आप सुन लो तो कुछ नहीं होता है भैया। सुनने से नहीं होता, देखना, करना पड़ता है। करो इस काम को, जो प्रोसेस बताई जा रही है ना। अगर मन को नहीं चाह रहा है ना कि ऐसा करने से निकलेगा, तो एक बार टेस्ट करके देख लो। क्योंकि 5 बार तुमने अपनी चला ली, एक बार हमारी चलाओ। एक बार मेरे पैटर्न को फॉलो करके देखो कि निकलता है या नहीं निकलता। नहीं कैसे निकलेगा, निकाल कर बताएंगे। ऐसा अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो। चौथी स्टेप पे चलते हैं। अब एक ही बात पे बहुत देर तक बात नहीं करूं। हम दुनिया भर के नोट्स लेकर के आते हैं, अपना नोट्स कब बनाओगे? अब परीक्षा के टाइम पे तो मत ही बनाना, लेकिन हाँ, अगर आपके पास 2-3 वैरायटी के नोट्स हैं तो 3 मत पढ़ने लग जाना। उन 3 में से जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है, जहां से जो रीड कर लिया, वहां से वो पन्ना फाड़ करके एक असेंबलिंग नोट्स बना लो। हम उसी को अपना नोट्स कह दो, भले ये आपके हाथ से नहीं लिखा हुआ है उसको, लेकिन आप अपना नोट्स कह सकते हो। तो नोट्स इस तरीके से भी बनाया जा सकता है कि भैया मैंने 4 अलग अलग किताबें खरीदी थी, 4 में मुझे फलाना चीज यहां से अच्छी लगती थी, ये मेरे को यहाँ अच्छी लगी, ये यहाँ अच्छी लगी, चारों पन्ने फाड़े। अरे 200-200, 100-100 रुपए की किताबें होंगी, 4 वेस्ट भी जाएंगी तो क्या हुआ, तुम्हारी जिंदगी तो सफल हो जाएगी। नहीं तो तुम उन किताबों को सफल बनाने के या उनकी इज्जत करने के चक्कर में खुद को असफल घोषित कर लोगे, तो कुछ नहीं है।
अगर बहुत नहीं लिख पा रहे हो, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, अब तो है भी नहीं, अब तो याद करने का समय है, तो एक अच्छा अपने सामने कंटेंट हो 10 यूनिट का। हमारे जैसे पहली यूनिट का कंटेंट हमने टेलीग्राम पर चैनल पर अवेलेबल कराया हुआ है, छठी यूनिट का कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर है, 10वीं यूनिट का कंटेंट टेलीग्राम चैनल पर है, और बेस्ट है, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव कर सकते हैं उसी में, हाथ से लिख लो। तो ये आपका नोट्स हो सकता है। इस नोट्स को आपको याद करना है, आपको एक खुद को नोट्स बनाना है, खुद के उस नोट्स को याद करना है। एक अलग से कॉपी तैयार करो, जिसके ऊपर हेडिंग डाल देना वो याद करने की कॉपी है, और जिसको रात को रोज रिवाइज कर रहे हैं, रोज रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाद में रिवाइज करेंगे, रिवाइजन बाद में नहीं करना है भैया, आज ही करना है। सुबह हमने उठ करके लूसेंट की किताब में से या हमारे नोट्स में से या कहीं से भी 2-3 टेबलें कंटेंट जो हैं, हमने पैटर्न समझ लिया कि जनगणना पूछी जाती है, एक बार भिड़े 1 घंटे में पूरी जनगणना रट डाली, घोंट डाली, अपनी याद करने की कॉपी में लिख डाली, और रोज उसको रिवाइज, रोज 1 दिन 2 दिन में रोज उसको रिवाइज करना है। देखें कौन आपको फेल करके बताएगा। अभी परीक्षा वाला प्रश्न बनाएगा कहां से, आप तो पापा हो गए उसके, आपसे बाहर कुछ है ही नहीं, तो प्रश्न कहां से आएगा, उसका टेंशन मत लो, कहीं बाहर नहीं जाना है, लेकिन आप जो आ रहा है उसे तो पढ़ लो। हम क्या करते हैं पता है, एक अजीबोगरीब प्रश्न हमें दिखा, उसके उस कंटेंट को कवर करने के चक्कर में मूल जो बात है उसको भी कवर नहीं कर पाते हैं। तो मूल बातों को कवर करो भाई, जो आपके पास है उसे रट दो, घोंट दो। आगे बढ़ते हैं, 5वीं स्टेप पे चलते हैं। ये जो अब 5वीं स्टेप बता रहा हूं ना, ये 5वें नंबर की स्टेप खूब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जिसने इस इंपॉर्टेंट स्टेप को समझ लिया ना, उसका बेड़ा पार है। यहां तक तो बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टीचरों ने बहुत बातें बताई, ये मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूं। एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। आप कुछ विशेष काम उस टाइम टेबल में करेंगे, जो मैं आपको आज ही बता रहा हूं। भाई टाइम वेस्ट मत करो, आज ही खुद का देखो। हो सकता है कोई हाउसवाइफ हो सकता है कि कोई खेत में काम करता हो सकता है कि कोई स्कूल में पढ़ाता हो या पढ़ती हो या पढ़ाता हो या कुछ भी हो सकता है, कोई कोचिंग जाता हो, उसके 2-3 घंटे का शेड्यूल ऐसा। टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाया जाता है, किसी और के हिसाब से नहीं। तो बनाना कैसा है ये मैं बता देता हूं। चलो ऐसे बनाना है। आपका जो पूरा स्टेप 5 है वो एग्जाम के बचे हुए टाइम, अर्थात आज से आप टाइम कैलकुलेट कर लो कि भैया आज अगर 9 नवंबर है तो इस 9 नवंबर से या 10 नवंबर मान लो राउंड फिगर में, इस 10 नवंबर से 16 फरवरी के बीच टोटल डेज कितने हैं, उस डेज को आप 4 भागों में डिवाइड कर लो, या फिर 15-15 दिन के 4 पार्ट या 20-20 दिन के राउंड फिगर में बना सकते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 दिन प्लस माइनस सब में चलेगा। पार्ट 1 में आप अगला पहला पार्ट मान लीजिए आपने 20 डेज का बनाया है, तो उन 20 दिन में आप केवल और केवल पढ़ाई करने का, अर्थात नया जो कंटेंट है जो आपने आज तक जीवन में कभी नहीं पढ़ा है, जैसे जनजाति हमने नहीं पढ़ी थी, जैसे इकोनॉमिक वाली यूनिट हमने नहीं पढ़ी थी, जैसे कि हमने संकल्पना विचार आज तक नहीं पढ़ा था, तो ऐसे कंटेंट, या आपने हो सकता है मध्य प्रदेश की संस्कृति वाला हिस्सा नहीं पढ़ा हो आज तक, हो सकता है कि आपने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या 9वीं यूनिट पढ़ी हो आज तक। तो ऐसे हिस्से जो जिसमें आप खूब कमजोर हो, जो आपको बिल्कुल याद नहीं है, 1% हमें उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है, आप उस कंटेंट को सबसे पहले उठाएंगे। ऐसा मत करने लग जाना कि हिस्ट्री खूब याद है भैया को, जियोग्राफी खूब याद है, कॉन्स्टिट्यूशन खूब याद है और कॉन्स्टिट्यूशन उठा के बैठ गए, नहीं। शुरुआत में हमें बहुत एनर्जी होती है और दिमाग भी नहीं भटकता है, तो उस टाइम पे उस कंटेंट को पढ़ लो जो बिल्कुल याद नहीं है, ठीक है। 100% टाइम आपका, अगर शुरू के 20 दिन का टाइम बनाया है तो 20 दिन में उसको पूरे 100% पढ़ लेना है। मतलब ऐसी स्थिति जन्म ले ले कि अब बचा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो नया हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली परीक्षा में इतना सीरियस होकर पढ़ लिया कि अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप छांट लेना, 50-60 ऐसे टॉपिक होंगे, 20-30 ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके बहुत कमजोर हैं, कंपैरेटिवली कमजोर हैं, उनको इस चैप्टर में पढ़ना है, पहली स्टडी में पढ़ना है। इसीलिए मैंने इसको रेड कर दिया। यहां मर मर के 8-8, 10-10, 15 घंटे जितना पढ़ सकते हो उनको पढ़ लो। दूसरा जो चरण शुरू होगा अगले 20 डेज का, या आप जैसा भी बना रहे हैं, 15 दिन का या 17 दिन का या 25 दिन का, 24 दिन का, उस हिसाब से दूसरे वाले पार्ट में मैं इसको मेरे हिसाब से, जब मैंने अपने एक स्टूडेंट के लिए बनाया तो मैं 25-25 दिन का बनाया हूं। आप भी 25 दिन कर सकते हैं, लेकिन कॉपी मत करना। आप 24 भी कर सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं।
दूसरे चरण में आप 75% उस हिस्से को पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा नहीं है, हमने पिछले 4-6 महीने से बिल्कुल जिसे हाथ नहीं लगाया है उसे अब अपने सामने रख करके रीड करना, याद करना, सब कुछ कर लेंगे। तीसरा जब चरण शुरू होगा, तीसरा 25वां दिन शुरू होगा, तो 50-50 वाले चैप्टर्स में चलेंगे कि जो बहुत दिन से नहीं पढ़ा है, जो 1.5-2 महीने, 1-1 महीने से नहीं पढ़ा हुआ है, उस कंटेंट को अब पढ़ेंगे। स्टडी समझ में आ गई? पहले चैप्टर में तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे, दूसरे में जो पुराना, ये जो पहला पढ़ा हुआ है इसको, मतलब मान लीजिए, मैं इसको कैसे समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए 4 हमने इसके पार्ट किए और आपके पास 100 दिन है, 100 डे का आप टाइम टेबल बना रहे हैं, तो 100 डेज को 25-25 के 4 भागों में हम बांट देते हैं। 25 दिन शुरू वाले, फिर अगले 25 दिन। मान लीजिए आप दिन भर में 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आप 8 के 8 घंटे उस कंटेंट को पढ़ने में खर्च कीजिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग के 20 दिन इसी काम को, 25 दिन इसी काम को करना है। अगले वाले जो 25 दिन आएंगे उसमें मैंने कहा कि 75% तो नया पढ़ो प्लस 25% टाइम पुराने वाले को दो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 6 घंटे तो हम नया पढ़ेंगे और इसमें जो ये बचा हुआ 2 घंटे मतलब 25% है, इसमें हम पुराना इस वाले पोर्शन को रिवीजन करेंगे, यहां रिवीजन करेंगे। क्लियर हो गया? फिर 2 घंटे रोजाना रिवीजन चले। ये स्ट्रेटेजी भूल मत जाना, ये तो सब फर्जी फर्जीवाड़ा हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। फिर जब तीसरा 25 दिन शुरू होगा तो अब हमारे पास 2 चीजें हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। तो अब हम केवल 50% टाइम पर, मतलब 4 घंटे तो हम नया पढ़ेंगे या जो कम बहुत दिन से नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे, और 50% अर्थात 4 घंटे में हम जो अभी तक पुराना, ये दोनों स्टेप्स में जो पढ़ लिया है, जो चीजें हो चुकी हैं उनका रिवीजन करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको बार बार देखेंगे। मतलब तीसरे चैप्टर में हम जब घुस जाएंगे, तीसरा चरण जब होगा हमारा 50वें से 51वें, 52वें, 54वें, 55वें दिन का, तो उसमें हम 4 घंटे याद करने या 4 घंटे पुराना रिवीजन करने और 4 घंटे नया पढ़ने में प्रोसेस करेंगे। जब 5वीं स्टेप शुरू होगी तो अगला चौथा जो 25वां दिन होगा उसमें केवल 100% रिवीजन 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 वाला चैप्टर आ जाएगा। केवल और केवल रिवीजन 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 करना है, मतलब आखिरी का जो चरण है आपका में केवल रिवीजन होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ाई करता है, तो पहले में 8 घंटे लगातार वो नया पढ़े, दूसरे वाले में वो 6 घंटे नया पढ़े, 2 घंटे रिवीजन करे, तीसरे वाले में 4 घंटे पुराना पढ़े, 4 घंटे नया रिवीजन करे, 5वें वाले में 100% टाइम, मतलब 8 के 8 घंटे केवल याद करने, रिवीजन करने, याद करने, रिवीजन करने, याद करने, रिवीजन करने में देना है। तो ये आपकी जो 4 स्टेप्स हैं 50% वाली, इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना। अगर इसके हिसाब से आपने अपना शेड्यूल बना लिया, आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरी 6ठी यूनिट नहीं पढ़ी हुई है, 5वीं नहीं पढ़ी हुई है, 9वीं नहीं पढ़ी हुई है, 7वीं नहीं पढ़ी हुई है, तो मैं इस पूरे ड्यूरेशन में उन 2 या 3 या 4 यूनिट के नाम लिख दूं कि 7वीं, 6ठी और 5वीं ये 3 यूनिट मुझे पढ़नी है क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई। अगले वाले में फिर मैंने जो ऐसी जो बहुत पढ़ी हुई भी है, नहीं भी बहुत दिन हो गए हैं, तो पहली, दूसरी और तीसरी मैंने यहां लिख दिया, तो ये होंगी नहीं पढ़ने वाले में, ये होंगी याद करने वाले में। क्लियर हो गया? मतलब ये वाला जो 7वां, 6ठा और 5वां ये यहां जाएगा। फिर उसके तीसरे चरण में जो बच गया उसको ले लो। मान लो हमारा इसके बाद बच गया 10वीं यूनिट, 9वीं यूनिट और एक आधी कोई और यूनिट, तो उस ड्यूरेशन में ये केवल पढ़ा जाएगा और ये पूरा जो कर लिया है उसको रिवीजन करा जाएगा। यहां तक आते आते आपकी पूरी 10 यूनिट कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो 10 यूनिट जब कंप्लीट हो चुकी होगी तो आखिरी वाले में केवल रिवीजन 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 होगा। क्लियर हो गया? ये आपका एक स्टेप अच्छे से फॉलो कर लेना। जिस भी बच्चे ने 5वां स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिया उसका उद्धार हो जाएगा, गारंटी देता हूं। देखो, पहले से जो चीजें बनी हुई है ना वो अब काम नहीं करती। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमने सुना बचपन से कि गाय दूध देती है, ये हम बचपन से सुनते आए कि गाय दूध देती है, और आप भी मानते हैं कि गाय दूध देती है। नहीं, अब यहाँ चेंज करो, नए जमाने की गाय दूध देती नहीं है। गाय दूध से गाय को मतलब बांध करके या गाय को किसी न किसी तरीके से हमें दूध निकालना पड़ता है, कभी कभी प्यार से पुचकार करके, कभी कभी इंजेक्शन लगा करके, कभी कभी पर उसके टांग भी बांधने पड़ते हैं, जबरदस्ती कोई ना कोई काम करके, कभी कभी उसे उसके सामने कुछ हरी घास रखनी पड़ती है।
तो हमें अब ये निकालना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। पीएससी निकलती नहीं है पढ़ लेने से, उसमें पूरी दुनिया भर के नाटक नोटंकी, दुनिया भर की चीजें करके निकालनी पड़ती है हमें भैया। उसका तरीका है, उससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। छठी स्टेप पे चलते हैं भैया। टॉपिक वाइज जो पढ़ रहे हैं उसका एमसीक्यू लगाते जाएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट छठी यूनिट है। देखो, 8 घंटे आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उसके अलावा जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये काम करो। पढ़ाई के काम में टाइम पर एमसीक्यूज मत लगाना। इसके लिए आधा घंटा 1 घंटा कुछ ना कुछ अलग से दे दो। सोते सोते, मोबाइल चलाते चलाते, कुछ ना कुछ दूसरा काम करते करते ये कर लो। 1 घंटा 1.5 घंटा रोजाना। जो दिन में हमने, मान लो आज मैंने उपनिषद पढ़ा, तो आज मैं उपनिषद के पॉइंट लगा लू, एमसीक्यू लगा लू। आज मान लो मैंने कोई जलवायु पढ़ी, तो मैं जलवायु के एमसीक्यूज लगा लू। कल मैंने मान लीजिए फलाना एक चैप्टर पढ़ा करंट अफेयर्स का, निधन वाला, तो वो निधन के एमसीक्यूज लगा लू। तो उसके लिए हमने इस प्रोसीजर को सरल करने के लिए क्या किया, हमने खुद ने अपनी एक टेस्ट सीरीज बना दी। और टेस्ट सीरीज 2 पार्ट में हमने बनाई है, पहले टॉपिक वाइज और फिर एफएलटी वाइज। अब इसको समझ लो एक बार। ये हमारा एक टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने 14,000 प्रश्न का संकलन कर दिया। हर एक टॉपिक उसमें शामिल है। 150 के आसपास टॉपिक उसमें हमने शामिल किए, जैसे वेद उपनिषद से लेकर 9वीं यूनिट या 10वीं यूनिट में गोंड जनजाति, तो भील जनजाति, तो उनके संवैधानिक प्रावधान, सारे प्रावधान हमने उसमें जोड़ दिए। सारे टॉपिक वाइज हैं। तो 499 में आप ये अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, प्लस उसमें एफएलटियां भी मिलेगी। हर हफ्ते एक एक एफएलटी के हिसाब से लगभग 30 के आसपास एफएलटीज आपको उसमें मिल जाएंगी। ये जो 30 एफएलटी हैं ये इसी के साथ इन्वॉल्व हैं, मतलब आप एफएलटी ये भी लगाओ और ये भी लगाते रहो, दोनों। तो एमसीक्यू आपने चलते चलते गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे हैं, बस से कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में लगा लिया, आते हुए रास्ते में लगा लिया, खाने खाने के बाद 15 मिनट हम फालतू काम करते हैं उसमें लगा लिया, चाय पीते पीते लगा लिया, एक टेस्ट ओपन किया और ये लगा लो। और ऐसा नहीं है एक ही बार लगा लो, आपकी इच्छा हो 10 बार एक ही टेस्ट को लगाओ, तो ऐसे आप इसमें टेस्ट लगा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आप 7 स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 7 क्या कहती है, जो हमने, देखो ये बहुत बड़ी गलती है जो सारे बच्चे करते हैं। अगर हमने एमसीक्यू लगाए हैं और हमने मान लीजिए 50 प्रश्न लगाए और उन 50 प्रश्नों में से हमारे 6 प्रश्न गलत हुए, तो अब बच्चे क्या करते हैं कि उनके उन गलत प्रश्नों को छोड़ ही देते हैं। भैया हो गया ठीक है, टेस्ट के बाद आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें एनालिसिस वाला हिस्सा नहीं लाते। आपको एमसीक्यू लगाने के बाद ये एनालिसिस करना है कि भैया मान लो मैंने नदियों के प्रश्न लगाए, तो हम ये उसमें श्योर हो जाएं कि मेरे सारे नदियों के प्रश्न सही हो रहे हैं, या मेरी केवल हिमालय वाली नदियों के प्रश्न गलत हो रहे हैं, कि दक्षिण भारत की नदियों के गलत हो रहे हैं, या सहायक नदियों के प्रश्न गलत हो रहे हैं। एक आपको उसमें से जो आपके जहां जिस प्रश्न में से गलत हो रहे हैं, आधे घंटे 30 मिनट 15 मिनट आपको उस छोटी सी बात को दूर करने, उस कमी को दूर करने के लिए देना है। अगर ये प्रोसेस आपने 1 महीने 1.5 महीने भी फॉलो कर लिया ना, अपनी कमी को दूर करना, यकीन से कहता हूं सामने एक परफेक्ट इंसान निकल कर आएगा। फिर उसे पुनः एक बार टेस्ट लगा लेना है, ये आपको करना ही है। एग्जाम में आने वाले सरल यूनिट और कठिन यूनिट को भी समझना है, ये बिना स्टेप की बात है जो समझनी है। आपको पता है कि हमारे सिलेबस में पहली यूनिट इतिहास है और 10वीं यूनिट जनजाति है। पहली यूनिट का जो सिलेबस है वो समुद्र जैसा है, बहुत बड़ा है, खूब बड़ी यूनिट है, एग्जाम में 10 ही नंबर का आना है। 10वीं यूनिट का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, उसमें केवल 10 ही टॉपिक हैं, 12-13 टॉपिक ही हैं, बहुत करो तो 12-13 निकलते हैं, वैसे तो 10 ही हैं। उन 10 टॉपिक में ही सब कुछ है और 10 ही नंबर का पूछा जाना है। तो अगर मेरे पास, अब बच्चा क्या गलती करता है, स्टार्टिंग में उठा लेता है इतिहास या फलाना बड़ा सा सब्जेक्ट और उसको 1-1.5 महीने 2 महीने तक पढ़ता रहता है। अब कितनी बुरी बात है कि ये 2 महीने तक इसको पढ़ते रहेगा, इस तरीके से चलेगा तो आखिरी में 20 दिन जब बचेंगे इसके एग्जाम के, तब पता चलेगा 10वीं यूनिट तो पढ़ी ही नहीं, छठी यूनिट या 9वीं यूनिट तो पढ़ी नहीं, 7वीं तो पढ़ी ही नहीं। अब उस बेचारी 7वीं यूनिट जो बहुत छोटी थी, बहुत कम पढ़ने में ज्यादा नंबर दिला देती, उसको 4 दिन में जल्दी में खूब सारा पढ़ने की कोशिश करेगा और उलझ जाएगा। अब ये परीक्षा में जाएगा तो 10वीं यूनिट तो ना उससे कुछ अच्छा बना नहीं, पहली यूनिट तो थी ही ऐसी उलझी हुई जिसने उलझा ही दिया था, तो उसमें पूरा टाइम वेस्ट इसने कर लिया।
ऐसा काम ना करो। अपनी इस स्ट्रेटेजी में ये समझो कि 10 यूनिट 10 नंबर 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगली स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 8 पे आ जाओ भैया। कम से कम 5 टाइम रिवीजन का प्लान बना करके आज से रख लेना। एग्जाम के टाइम पे जो बच्चा रिवीजन कर लेता है ना, खूब रिवीजन करके जाता है, वही पास होता है। आज सब बराबर हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस आखिरी के 20 25 30 दिन में जिसने खूब रिवीजन कर लिया ना, 5 5 बार 6 6 बार रिवीजन कर लिया, आप अपना शेड्यूल ही ऐसा तैयार करो कि आखिरी के 20 या 25 दिन या 10 15 दिन आपके बच जाएं, और कम से कम आप 5 टाइम, ये 5 टाइम जो है उसका रिवीजन कर सको। ये टाइम आज से तय करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है यार कि मैं 40 दिन बीत गए, अब मैं सोच रहा हूं कि यार कब तक मुझे कंप्लीट करना है, मैं रिवीजन कब करूंगा। बिना सोचे समझे पढ़ाई करोगे तो कहां पहुंचोगे, पहुंच ही नहीं पाओगे मेरे भाई। 10 किलोमीटर का रास्ता भी बिना याद हुए या बिना सोचे समझे चल दो तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। आप कहां पहुंचने जा रहे हो? पीएससी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सबसे कठिन परीक्षा की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं स्टेप पे आते हैं। आखिरी के 1 महीने में एफएलटी लगाना है। बहुत सारे बच्चे अभी दीवाने हुए जा रहे हैं, अभी एफएलटी लगा रहे हैं। भाई तू अभी एफएलटी लगाएगा, पढ़ा तो है ही नहीं तूने। इस बच्चे ने बेचारे ने 7वीं यूनिट खत्म नहीं की, 9वीं यूनिट खत्म नहीं की, 10वीं यूनिट खत्म नहीं की, और ये कल एफएलटी लगाने चले जाए। तो ये 3 यूनिट के 30 प्रश्न तो इसको वैसे ही नहीं बनने हैं, इसको आते ही नहीं है। ये जबरदस्ती अपने आप डिप्रेस हो जाएगा, खुद को डिप्रेस कर लेगा। तो या तो आप ऐसा तय करो कि 1 जनवरी से एफएलटी लगाएंगे, रोज फिर एक एफएलटी लगाएंगे, या अभी आप चाहो तो एक आध हफ्ते में एक आध एक एफएलटी का रूल बना सकते हैं, या लास्ट का जो 1 महीना है एग्जाम के दिन से 5 दिन पहले छोड़ दो। मतलब 16 फरवरी को एग्जाम होना है तो 5 दिन तक एग्जाम के पहले मत लगाना, मतलब हमें 10 फरवरी तक लगा सकते हैं। तो 10 फरवरी के 1 महीने पहले मतलब 10 जनवरी से लगा लो, लगातार 1 महीने तक 30 दिन तक रोज एक या दो, बहुत अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं तो 2 लगा लेना, नहीं आ रहे हैं तो एक में ही काम चला लेना। एक में भी उतना ही हम टेस्ट सीरीज या एफएलटी को इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि वहां से 4 नए फैक्ट सीख लेंगे, इसलिए कभी एफएलटी मत लगाना। एफएलटी लगाई जाती है हमें परीक्षा के सेटअप में ढालने के लिए, तो वो आखिरी के 1 महीने या 1.5 महीने या 40 दिन 35 दिन की जाती है, वही करना भी है। अभी रोज रोज 1 घंटा एफएलटी लगाने में वेस्ट कर रहे हो, फिर एनालिसिस कुछ करते नहीं हो, फालतू की टाइम वेस्टिंग हो जाएगी वो। अभी ये काम मत करना। और आगे बढ़ते हैं, स्टेप 10 जो आखिरी स्टेप है उस पे चलते हैं। भाई आखिरी स्टेप क्या कह रही है? आखिरी के 10 दिनों में केवल 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 याद करने पर और बार 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 रिवीजन करने पर बल देना है। बार 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 रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये शेड्यूल हो हमारा, ये मुझे बाद में ना बताना पड़े। मैं एग्जाम के टाइम पे 10 दिन पहले ये बताऊंगा कि अब केवल रिवीजन करना, लेकिन अभी से बता देता हूं कि अभी से आपका शेड्यूल ऐसा कर लो कि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका हो, बचा ही नहीं कुछ, अब केवल एक ही चीज बची, रिवीजन ही करना है। तो अब अगर इसको स्टेप को फॉलो किया तो फिर कोई बीमार नहीं कर सकता आपको, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी तक हमने 10 स्टेप्स जो समझी वो स्टूडेंट को पास करवाती है, लेकिन इसमें अनेक समस्याएं हैं। वो काम जो हमें नहीं करने होते हैं वो हम कर जाते हैं, तो भी वो स्टेप फॉलो नहीं हो पाती है। कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने हैं? पहला, क्या क्या नहीं करना है? भेड़ चाल चलना बंद कर दो। सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर लूं, सब फलाना काम कर रहे हैं इसलिए मैं ऐसा कर लूं, सब वो वाला नोट्स खरीद रहे हैं इसलिए मैं खरीद लूं, सब फलानी किताब खरीद लें इसलिए मैं खरीद लूं, सब उस कोचिंग पे एडमिशन ले रहे हैं इसलिए मैं उस कोचिंग पे ले लूं, सब ने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर लूं। ये बेवकूफी है, इसे भेड़ चाल कहते हैं। भेड़ चाल चलने पर आज तक कोई सफल नहीं हुआ, इसे बंद करो भाई। पीएससी पास होनी है तो ये बंद करनी पड़ेगी, पहली स्टेप। दूसरा, दूसरों की नकल करना बंद करो, ये इसी भेड़ चाल में से ही निकला हुआ है। जैसे मेरा अच्छा भला पढ़ाई चल रहा था, शाम को हम 2 दोस्त बैठ करके चाय पी रहे थे और उसने मुझे कहा कि आज तो मैंने ना मेरी 9वीं यूनिट निपटा दी। मैं अपनी 5वीं पढ़ रहा था, 4थी पढ़ रहा था, पहली पढ़ रहा था, और उसने जैसे ही मेरे दिमाग में ये इनपुट डाला, मैंने तो 9वीं बहुत अच्छे से पढ़ ली है, बस अब माथा खराब हो गया। अब मेरे भी मन में ख्याल आएगा कि यार फलाना पढ़ लूं, या उसने ये कह दिया कि मैं तो फलानी किताब खरीद के लाया, फलाने नोट्स खरीद कर लाया, फलाना वीडियो मैंने देख लिया। अब हमारे मन में इनपुट चला गया, बाप रे ये मैं भी कर लूं, ऐसा ना हो जाए उसमें कुछ आ जाए, मेरा छूट जाए, ये हो गया वो हो गया। अरे कॉपी करना बंद करो, ये 3 महीने मत करो। ये जो एग्जाम तक के 16 फरवरी तक का है ना, इसमें छोड़ दो, पूरी दुनिया को छोड़ दो, जहान को छोड़ दो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई हमसे अक्लमंद नहीं है, ये मान करके आगे बढ़ो।
आज जो स्ट्रेटेजी बना ली उसे पूरे टाइम फॉलो करेंगे, आगे बढ़ो। अगली चीज नहीं क्या करनी है, डाटा कलेक्शन की दुकान बनना बंद करो मेरे भाई। हमारे जो आधे से ज्यादा बच्चे हैं ना, वो डाटा कलेक्शन में लगे हुए हैं। ये दे दो, वो दे दो, ये ले लूं, वो ले लूं, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा पढ़ू एक भी नहीं, इकट्ठा कर लूं। हर दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल पर से जाके 10-10 रोज क्वेश्चन मैंने कॉपी करके सेव में आइटम में सेव कर रखे हैं, पढ़ा आज तक नहीं है। दुनिया भर के टेलीग्राम चैनल्स में जो पीडीएफ पीपीटी आ रही है वो मैंने सेव करके रखी, पलटा ही एक भी नहीं पढ़ी आज तक। मैं पढ़ता वढ़ता नहीं हूं, मैं केवल डाटा कलेक्शन करता हूं, मैं शक्तिमान बनना चाहता हूं। अरे भाई ये बंद करो, धर्मराज किल्विस बन जाओगे ऐसा करोगे तो। ये बंद करो कार्यक्रम, ये क्या है, ये छोटे बच्चे जैसी हरकतें हैं। तुम्हारे सामने सिलेबस है, तुम्हारे पास उसका कंटेंट है, अच्छा खासा सा है, अच्छी खासी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, सब चीजों का अच्छे से अच्छा मार्केट में एक दिन जाकर खरीद कर ले आओ, बस उससे बाहर नहीं पढ़ना, मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं है, यही पढ़ूंगा मैं जो पढ़ूंगा। अगले एक ही कंटेंट को 1760 जगह से पढ़ना बंद कर दो भैया। ये चौथी गलती जो हर स्टूडेंट कर रहा है, हर स्टूडेंट कर रहा है। नदियां अगर मेरे याद हैं, पर्वत अगर मुझे याद हैं, तो फिर कोई दुनिया का कोई टीचर आकर के मुझे पढ़ा ले, ब्रह्मदेव खुद आकर के पढ़ाए मुझे कि ये पढ़ ले, चल मैं पढ़ा रहा हूं, तो भी मना कर दूंगा। क्यों पढ़ू, मुझे तो याद है। हाँ तुम पूछ लो ना, तुम एमसीक्यू लगा लो ना उसके, और अगर उसमें से लग रहा है कि यार पर्वत में जो घाटी वाले प्रश्न है कि कौन सा दर्रा किन दो चीजों को जोड़ता है, ये प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो 8-10 का वो जो फैक्ट लाइन है उसको फिर से रिवाइज कर लो, रट लो, याद कर लो। ये किया जाता है, ना कि फिर एक फलाने टीचर को देखा, फलाना पढ़ा रहा है फिर चालू हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भैया, और ज्यादातर लोग यही करते हैं, 80-90% लोग यही करते हैं। देखो एग्जाम में अगर 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं तो पास तो कितने ही होंगे, पास तो वही 3 या 4 या 5 हजार ही होंगे। तो ये जो 5 हजार पास होंगे, ये और ये 95% हो गया, ये 95% और ये 5%। तो अब ये बताओ कि 95% जो लोग करते हैं वो आप करते हो, तो आप पास होगे कि फेल होगे? आपको वो करना पड़ेगा जो केवल 5% करते हैं, जो केवल 3% 2% लोग करते हैं, वो करना पड़ेगा आपको। और आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के समय कम और सटीक पढ़ाई करें। परीक्षा का जब टाइम पास में आ जाएगा ना, तब 10 यूनिट मत पढ़ना, आज से सिलेक्ट करके रख लो कि ये एग्जाम के टाइम पे मुझे रिवीजन करना रहेगा, ये मैं पढ़ूंगा, ये मैं नहीं पढ़ूंगा। तब हम क्या करते हैं पता है, हम तब 365 के 365 आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं। अरे आज ही एक लिस्ट बना लेना भाई, भाई कि 25 30 50 40 100 80 कितने आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, बस उस टाइम पे वही पढ़ेंगे। संविधान संशोधन 106 हो गए, क्या सारे पढ़ोगे? नहीं, अभी पढ़ लो, सारे पढ़ना है एक बार रीड भर कर लो, या उसमें से खास खास निकाल लो, 20 की लिस्ट बना लो कि ये मुझे एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना है, वो उस टाइम पे रिवीजन करना है। आपकी उसी कॉपी में आगे स्टार बना दो, रेड लाइन लगा दो, कुछ ना कुछ कर दो कि ये परीक्षा टाइम पे रिवीजन वाली चीजें हैं, खत्म। अगला, चीजों को केवल पढ़ करके आगे बढ़ने से बचें, आपको याद करना है। एग्जाम में जो याद है वही सफल है, जिसे याद है वही सफल है। तो इसको गांठ बांध लो, इसको अपने गले में है ना उतार लो, इसको अपने दिमाग में सेट कर लो, जो करना है वो करो कि भाई याद करने से परीक्षा निकलती है, पढ़ने से नहीं निकलती है, नोट्स कलेक्शन से नहीं निकलती है। अगर मेरे पास, आपको पता है मेरे पास किताबें कितनी हैं, मेरे पास आज की तारीख में 3000 से ज्यादा किताबें हैं जीएस की, अलग अलग टाइप की, खूब ढेर वैरायटी की किताब है। क्या होता है उससे? नहीं होता भैया, पास उससे होते हैं जब आपको वो याद होता है। अगर मुझे एक भी किताब पूरी याद है ना, लूसेंट अगर मुझे पूरी घोटी हुई है ना, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मुझे मध्य प्रदेश की कोई एक किताब ढंग की घोटी हुई है ना, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि मैं बनिस्पत 17 किताबें पढ़ू, उससे नहीं होता है। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अपने शेड्यूल को सोने से पहले एनालिसिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आज रात को या कल रात को आपने मेरा ये वीडियो देख लिया, 10 नवंबर को, हमने 10 नवंबर को रात को बैठ करके अपना एक शेड्यूल तय कर दिया कि 8 बजे उठूंगा, 9 बजे ये करूंगा, 10 बजे ये करूंगा। वो संशोधित होता है, कोई पूरा सिलेबस फॉलो नहीं कर पाता है। रात को देख लो कि यार मैंने सोचा था कि मैं पहली यूनिट के इतने इतने चैप्टर पढ़ लूंगा, क्या वो खत्म हो गए हैं? अगर वो खत्म हो गए तो बहुत अच्छी बात है, शाबाशी दो खुद को, एक कप चाय पियो और सो जाओ, थोड़ी देर मतलब मस्ती कर लो 15 मिनट अपने हिसाब से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वाला काम तो बिल्कुल मत करना, रोज रोज शेड्यूल बदलो। आज मन किया तो मैं पहली यूनिट पढ़ रहा हूँ,
कल मेरा मन कर जाएगा तो छठी पढ़ लूंगा, परसों मेरा मन कर देगा तो तीसरी पढ़ लूंगा, फिर कोई ढंग का टीचर आ गया पढ़ाने तो मैं चौथी में चला गया, फिर कोई और ने पढ़ा दिया 8वीं का, फलानी की कोचिंग ने एक वो नोट्स बना दिया तो मैं 10वीं पढ़ लूं, फिर उसने ये बना दिया तो ये पढ़ लूं। ये काम बंद करो भैया, भले से वो मैं ही क्यों ना हो। मार्केट में आने वाली नई किताबें, नई एफएलटीज और यूट्यूब को छानना बंद करो। जब तक ये काम बंद नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। हम क्या करते हैं पता है, रोज मार्केट जाने की कोशिश करते हैं, रोज नई किताबें, रोज नई एफएलटी, रोज नया यूट्यूब कंटेंट। अरे बंद करो भाई। सिलेबस 2024 में फिक्स हो गया था। 2024 के जनवरी से लेकर आज तक अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए हो कि मुझे कौन सी चीज कहां से पढ़नी है तो अब कर लो। आज एक दिन भर खराब करो, एक दिन पूरा खराब करो कि मुझे कौन सी चीज कहां से पढ़नी, और उसके बाद फिर तामझाम बंद करो। यार ये क्या लगा रखा है, फलानी कोचिंग की भी नोट्स ले लूं, एफएलटी ले लूं, फलाने के भी ले लूं, फलाने के भी ले लूं, फलाने के भी। अरे एक कोई सा भी ले ले भाई, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसी बातें हैं। पढ़ तो सही तू इसको, तू पढ़ता है नहीं, तू 4 खरीद के ले आता है, क्या होता है इससे। मुझे बताओ, मैं पार्ले जी का बिस्कुट खरीद लूं, मैं मोनेको का खरीद लूं, मैं ब्रिटानिया भी खरीद लूं, मैं पतंजलि का दूध बिस्किट भी खरीद करके ले आऊं और खाऊं एक भी नहीं, पेट भरेगा मेरा? नहीं भाई। पेट भरने के लिए पार्ले जी हो, कुकीज हो या ब्रिटानिया हो या कोई और हो, खाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है। तो एक कोई सा भी खा ले यार, सब एक जैसे हैं, सब पेट ही भरेंगे। तुझे प्री पास होना है, तुझे 99 थोड़ी लाने हैं कि 100 में से मेरा 99 लाने का टारगेट है। तो फिर तुम भैया ब्रह्मदेव से जाकर के पूछो कि कैसे पढ़ना है, मैं नहीं बता पाऊंगा। आगे बढ़ो। और क्या करना है? दुनिया भर के मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद कर दो। स्ट्रेटेजी के दुनिया भर के 1 दिन 2 दिन बना लो, देख लो, कर लो, फिर वो हो गया उसके बाद मत करो, उसको बंद करो। अब थोड़े दिन में दे उड़ गए हैं तो शादियां होंगी दुनिया भर की, शादी ब्याहों में जाना बंद कर दो भैया। संबंधियों के साथ ना, जितने संबंध हम निभाते हैं ना, दोस्ती का संबंध, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध, मान सम्मान का संबंध, पड़ोसी का संबंध, ये बाद में कर लेना रे दादा। एक बार डिप्टी कलेक्टर बन तो ये सब तेरे से जुड़े हुए रहेंगे, कोई तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला है। तू 4 महीने उस लड़की से बात नहीं करेगा ना और डिप्टी कलेक्टर बन गया, सब भूल जाएगी वो। ये सब काम का नहीं है, काम का है अभी पढ़ाई करना। अभी तक तो नहीं कहा हमने कि मत करो, करो, खूब किया, जो किया वो किया, अब कर लो। अब ये सब, अरे मेरा एक कल बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो किसी को छोड़ने गया एयरपोर्ट। मैंने बोला दादा तू ओला बुक कर देता, 100 रुपए लगते, तू दे देता। तेरी जिंदगी में ये 3 घंटे जो तूने खराब किए कितने इंपॉर्टेंट थे। तब उसे समझ में आया कि गलत कर दिया। अब लेकिन वो 3 घंटे तो खराब हो गए ना। क्या कर रहे हो तुम? इन सब चीजों में टाइम वेस्ट बंद करो। 3 महीने के लिए केवल केवल खुद की चिंता कर लो, बाकी सब की चिंता पूरी जिंदगी करते रहेंगे ना। कहाँ टेंशन ले रहे हैं हम, करेंगे पूरी जिंदगी तुम्हारी चिंता करेंगे। बस ये 3 महीने में खुद की करूंगा चिंता। ये चिंता जो है ना वो खुद की होनी चाहिए, दुनिया भर की क्यों कर रहे हो चिंता? आपको क्या करना है उससे? और आगे बढ़ो। स्वस्थ रहने के लिए एक हेल्दी डाइट, रोज खाना खाओ, ढंग से खाना खाओ, ढंग का खाना खाओ, ढंग से पानी पियो। हमारे इंदौर में भंवरकुआ का पानी इतना बेकार है, इतना रद्दी पानी हो गया है कि हर बच्चे को थोड़े दिन, 2-3 दिन के, 2-3 महीने के रोटेशन में टाइफाइड होता है, और एक बार टाइफाइड हो गया तो 8-10 दिन खराब हो जाता है। तो अब 3 महीने के लिए इन सब चीजों पे ध्यान दे दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर बार पानी पीना है तो ढंग से पीना है। इन 3 महीने में आप जो खा रहे हो, जो कर रहे हो, वो सब आपको कैलकुलेटिव होना है। इतना ही खाना है, यही खाना है, यही पीना है, ये सब कुछ हो, फिक्स हो। ये करना पड़ेगा आगे। रोजाना एक निश्चित समय पर उठना और निश्चित समय पर सोना शुरू कर दो। क्योंकि जो लोग, भले से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रात में जागें, कि दिन में उठें, कि 4 बजे सुबह उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, कुछ नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त पूरी जिंदगी करते रहेंगे। अभी अगर आप रात को 4 बजे सोते हो ना तो रोज 4 बजे रात को सो। अगर आप रात को 10 बजे सोते हो ना, 11 बजे सोते हो ना, तो रोज रात को 11 बजे सो। ये फिक्स कर लो कि रोज मैं सुबह 5 बजे उठता हूं ना, 7 बजे उठता हूं ना, 9 बजे उठता हूं ना, तो 9 ही बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिक्स टाइम पर सोना और उठना शुरू कर दिया तो बाकी की चीजें अपने आप मैनेज होकर के दिन भर पढ़ाई होना शुरू हो जाएंगी।
बिल्कुल नहीं है ऐसा रूल कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने वाले को खूब विद्या मिलती है, उनपे ब्रह्मदेव खुश हो जाते हैं या सरस्वती माता खुश हो जाती है। आप पे भी हो जाएगी। कहीं भी उठो, कभी भी सो, लेकिन शेड्यूल से। रोज जिस टाइम पे सो रहे हो उसी टाइम पे सो, रोज जिस टाइम पे उठ रहे हो उसी टाइम पे उठो। आज इस वीडियो में खूब बातें मैंने आप सबको बता दी, बहुत सामान्य सी बातें और बता देता हूं कि ये जो 10 यूनिट है इनमें सब में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना। हमारे सिलेबस में अगर 100 नंबर का पेपर दिया हुआ है, 24 के हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा हूं, तो 42 नंबर का तो मध्य प्रदेश पूछेगा, वो ये हमको बहुत घुटा हुआ होना चाहिए। बाकी का जो 58 नंबर बचा है उसमें बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं आधे, और आधे पूछे जाते हैं एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है और बेसिक मतलब क्या होता है? तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, संविधान और अर्थव्यवस्था ये बेसिक सब्जेक्ट कहलाते हैं। जो पर्यावरण, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ये जो चीजें हैं ना, ये एडवांस सब्जेक्ट कहलाते हैं। टेक्नोलॉजी, तो बराबर वेटेज देना है दोनों को, ये बराबर पूछे जाते हैं। एमपी बहुत पूछा जा रहा है, इस पे फोकस कर लेना। बहुत बातें बता दी, एनालिसिस कैसे करना है वो मैं अपने अलग अलग वीडियो में बता चुका हूं, अब ये बातें नहीं करूंगा। मैं कैसे एनालिसिस करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं करना है, वो खूब बता चुका हूँ। वो आप मेरे दूसरे जो एनालिसिस वीडियो है उनमें सीख सकते हैं। याद कैसे करना है ये अलग से एक वीडियो में बता चुका हूँ। हमने खुद ने एक कोर्स बनाया है जिसमें हम आपको वो 100 टॉपिक और ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है इसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अब विदा लेता हूं आप सभी से। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना खुद का शेड्यूल बनाओगे, खुद को पास कराने के लिए सारी जितने भी खटक्रम हैं वो सब करने वाले हो आप लोग। लेकिन मैंने जो कहा है कि ये मत करना, वो जरूर बंद कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।